सोशल चेंज एंड नेशन बिल्डिंग रखा गया है। हम जानते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति से श्रेष्ठ परिवार निर्मित होता है और श्रेष्ठ परिवार से श्रेष्ठ समाज का निर्माण होता है और श्रेष्ठ समाज से श्रेष्ठ राष्ट्र निर्मित होता है। तो इस यात्रा का प्रारंभ व्यक्ति से होता है और राष्ट्र के निर्माण में आधारभूत तत्व जो है वह व्यक्ति होता है। यदि हम एक आदर्शात्मक राष्ट्र निर्माण की बात करें तो मैं यह कह सकता हूं कि जब राष्ट्र की भूमि पर भ्रष्टाचार का नाम न हो, जब बेगुनाहों का कत्लेआम न हो, जब नारी की अस्मत का व्यापार न हो, जब माता पिता को वृद्ध होने का संताप न हो, निश्चित रूप से वर्तमान राष्ट्र के विषय में यह कहा जा सकता है कि जिन चीजों का हमने उल्लेख किया, कहीं ना कहीं विभिन्न क्षेत्रों में अवहेलना के कारण आज हमें यह लग रहा है कि राष्ट्र निर्माण पर एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है। सामाजिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन के विषय में अरिस्टोटल का कहना था कि परिवर्तन संसार का नियम है, क्योंकि स्थिर समाज की कल्पना असंभव है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक, भौतिक तथा राजनीतिक आदि क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। और जब इन क्षेत्रों में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन की दिशा यदि सकारात्मक हो तो निश्चित रूप से उससे सभ्य और सुसंस्कृत समाज का निर्माण होता है। और निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब प्रश्न उठता है कि शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है। जब तक हम शिक्षा पर विचार नहीं करेंगे, समाज के विषय में एक आदर्श और शुद्ध और सुसंस्कृत समाज की कल्पना नहीं कर सकते। और यदि शिक्षा पर विचार नहीं करेंगे तो राष्ट्र निर्माण की बात भी बेनामी होगा। निश्चित रूप से शिक्षा का जो वर्तमान स्वरूप है वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पर विचार करने के लिए बाध्य कर रहा है कि हम किस प्रकार की शिक्षा पा रहे हैं। शिक्षा का दो रूप होता है, एक तथ्यात्मक और दूसरा मूल्यात्मक, क्योंकि शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है। शिक्षा तथ्यात्मक ज्ञान के साथ साथ मूल्यात्मक ज्ञान भी है। इसीलिए मनुष्य की परिभाषा हम लोग यह कहकर देते हैं कि मैन इज ए वैल्यू सीकिंग एनिमल। मनुष्य मूल्यों से युक्त पशु है। लेकिन यदि मनुष्य में मूल्यों का घोर अभाव हो, मूल्यहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई हो मनुष्यों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में, परिवार के बीच में, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए वह आज के समय में नहीं है। वर्तमान शिक्षा कहीं ना कहीं जो करे कमाई उसी की हो पढ़ाई के जीवन दर्शन को अपना लिया है। लेकिन नहीं, रोजगार भी चाहिए और हमें मूल्य युक्त जीवन भी चाहिए। यही कारण है कि आज आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर भौतिक मूल्य अधिक लोकप्रिय हो रहा है। कर्तव्य के स्थान पर अधिकार की प्रधानता हम दे रहे हैं, क्योंकि यदि भारत के इतिहास पर विचार किया जाए तो भारत तो कभी विश्व गुरु रहा था। आखिर कौन सा ऐसा कारण था
जो आज विश्व गुरु नहीं है। भारत तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भारत का योगदान रहा है, जिसने विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट दिया है, जिस देश में अन्य देश के लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आया करते थे, आज भारत की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में यही है कि टॉप 100 में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं आता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और शिक्षा के साथ साथ शिक्षक की बात भी मैं करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो प्रश्न उठता है कि नेशन बिल्डर कौन है। तो नेशन बिल्डर शिक्षक होता है और राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहीं ना कहीं चाहे जिस परिस्थिति के कारण भी हो, शिक्षक को जिन भूमिकाओं का निर्वहन करना चाहिए उसका निर्वहन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में जब राष्ट्र निर्माण की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें शिक्षा की बात करनी होगी, शिक्षक की बात करनी होगी, तभी हम एक राष्ट्र निर्माण, एक आदर्श राष्ट्र की स्थापना की बात हम कर सकते हैं। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं, तो राष्ट्र निर्माण के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इन चारों तत्वों का होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या की स्थिति पर यदि हम विचार करें तो जनसंख्या पर नियंत्रण भी आवश्यक है। यदि हम एक आदर्श राष्ट्र के निर्माण करना चाहते हैं तो जनसंख्या का नियंत्रण भी आवश्यक है। हमारा एक निश्चित भूभाग है। आज चीन जैसा देश अपना विस्तार कर रहा है। आज विस्तार का युग नहीं है बल्कि विकास का युग है, इसलिए उस पर भी हमें विचार करना होगा। और वैसी स्थिति में जो सरकार हो वह लोकतांत्रिक तरीके से शासन उसे करना चाहिए और सोवरेनिटी भी आवश्यक है। लेकिन यदि हम चाहते हैं एक आदर्श राष्ट्र की स्थापना, एक आदर्श समाज की स्थापना, एक आदर्श परिवार की स्थापना, तो उसमें युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो। हमारे देश के युवा हमारे राष्ट्र का भविष्य है। किसी भी राष्ट्र का मूल्य उनके लोगों द्वारा जाना जाता है। लोगों की बुद्धि और कार्य के द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति हो पाता है। इसीलिए युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए युवा हमारे देश का वर्तमान भी है और भविष्य भी है। इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि युवाओं को 3C का मंत्र जीवन में अपनाना चाहिए। 3C में आता है क्रिएटिविटी। युवाओं में सृजनशीलता होना चाहिए, कलेक्टिविटी होना चाहिए, सामूहिकता होना चाहिए और साथ साथ वर्तमान वैश्विक जो युग है उसमें आप कैसे इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। इसलिए आज आत्मनिर्भर भारत की जब बात शिक्षा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत केवल भारत में नहीं बल्कि यह अपने द्वारा बनाए गए चीजों को कनेक्टिविटी के साथ अन्य देशों के साथ भी उसको जोड़ने की जरूरत है। इसीलिए विवेकानंद बराबर युवा शक्ति की बात करते थे। विवेकानंद ने भी कहा था यदि आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो 3 चीजों पर विशेष रूप से बल देना होगा। इन 3 चीजों का समन आवश्यक है। वह है अज्ञानता, आकांक्षा और असमानता। क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भारतीय दार्शनिकों ने भी कहा है कि अज्ञानता ही दुख का मूल कारण है। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। इसलिए अज्ञानता को दूर करना होगा। अज्ञानता का अंत कैसे होगा? तो ज्ञान के द्वारा होगा। इसलिए वर्तमान शिक्षा पद्धति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। यही कारण है कि आज नई शिक्षा नीति में कहीं न कहीं उन मूल्यों को जोड़ने का काम किया है। इसलिए
अज्ञानता का अंत होना चाहिए। आकांक्षा दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। हम अपनी इच्छा जरूर रखें, लेकिन वैसी इच्छा नहीं रखें जिसमें गलत साधनों का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए उचित साधन से ही उचित साध्य की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और असमानता सबसे बड़ा कोण है, चाहे वह आर्थिक समानता हो, सामाजिक समानता हो, राजनीतिक असमानता हो। इन असमानताओं को समाप्त करने की जरूरत है, तभी हम एक आदर्श राष्ट्र की बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से जब एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने रोमिया रोला से कहा था कि यदि भारत को जानना है तो विवेकानंद को पढ़ो। विवेकानंद ने इस राष्ट्र को समझा था और उस राष्ट्र की समझ के कारण ही उन्होंने अपनी बात को, जब जो वर्ल्ड रिलीजन का अधिवेशन हुआ था, उसमें अपनी बात को रखा था और सनातन धर्म को प्रतिष्ठित करने का काम किया था। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सल रिलीजन में हिंदुइज्म को कहा था कि यही एक सार्वभौम धर्म बन सकता है। इसलिए जिस रूप में भारत था, उस भारत को कैसे हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं, वह एक चिंतन का विषय भी है। इसलिए यदि हम एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम एक श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण करना पड़ेगा। अब जब श्रेष्ठ व्यक्ति होगा तो श्रेष्ठ परिवार भी बनेगा, श्रेष्ठ परिवार होगा तो श्रेष्ठ समाज भी बनेगा, और श्रेष्ठ समाज होगा तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ राष्ट्र भी होगा।